हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और आपको पता ही है कि अब हमारा रिवीजन क्लास तो क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। और जो मैंने वीडियो बनाई थी उन वीडियो से लगभग 90% जो क्वेश्चन हैं वो मेरी वीडियो से ही आए हैं 10th क्लास में, और लगभग 85% के आसपास जो है 12th क्लास की वीडियो से आए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम नए सिरे से बिल्कुल बेसिक तरीके से प्रत्येक चीज़ को बिल्कुल आराम से समझेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो कंप्लीट मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो आज से आप रेडी हो जाइए क्लास 10th की मैथ के लिए, और हमेशा तैयार रहिए पढ़ने के लिए आप। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कीजिए आप, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और भी बच्चों का इस चैनल का बेनिफिट मिल सके। देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक। अब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा काम आने वाला टॉपिक है, त्रिकोणमिति। क्लास 10th में भी आता है, 11th में भी आता है, 12th में भी आता है। कंपटीशन की जो भी एग्ज़ाम है, जितनी भी एग्ज़ाम है, उन सभी में ये वाला टॉपिक आता है। तो आप इस चैनल को शेयर करेंगे तो सभी तरह के स्टूडेंट्स को इस चैनल का क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति क्या होती है, क्या काम आती है। तो सबसे पहले मैं इसका जो काम है, जो यूज है, जैसे हमारे पास कोई ये है, कोई मीनार है भैया, क्या है, मीनार, और यहाँ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है इस तरह से। अब उसको यहाँ पर इसकी दूरी तो पता है, जैसे कि 10 मीटर दूरी पर ये खड़ा हुआ है। अब उसे इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है बगैर किसी मापन के। तो वो कैसे ज्ञात करेगा, किस तरह से उसे मेजर करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें हम सीखेंगे। किसके अंतर्गत, त्रिकोणमिति के अंतर्गत, कि किसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, या ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, या इस तरह से यदि कोई व्यक्ति देख रहा है इसके शीर्ष को, तो ये वाली दूरी कैसे आपको मेजर करनी है, ये वाली दूरी। तो ये सभी चीज़ें हम किसमें सीखेंगे, त्रिकोणमिति के अंदर हम सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम त्रिकोणमिति की डेफिनेशन से। क्या होती है त्रिकोणमिति की डेफिनेशन, ये पता चल गया क्यों कर रहे हैं हम, क्यों नहीं कर रहे। तो इस तरह की, यानी कि ऊंचाई, दूरी वगैरह ज्ञात करने के लिए हमें त्रिकोणमिति का उपयोग लेना पड़ता है। ये वाली जो एक्सरसाइज है हमारी त्रिकोणमिति है, वो बहुत सारी विषयों में काम आती है। फिजिक्स में भी काम आती है, हमारी इंजीनियरिंग में काम आती है, आर्किटेक्चर में काम आती है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। अब देखते हैं हम त्रिकोणमिति क्या होता है। तो इसमें देखिए, ये ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है त्रिकोणमिति, ग्रीक शब्द। ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं, जैसे ट्राई है, तो ट्राई का मतलब होता है ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज। गौनो है, गौन, गौन यानी होता है साइड, यानी भुजा। और मेट्रॉन होता है यानी कि मापन, यानी मेजर। यानी कि हमें करना क्या है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत कोई भी त्रिभुज होगा उसकी भुजाओं के मापन संबंधी अध्ययन करना है। और त्रिभुज के अंदर और क्या होते हैं, कोण, तो कोणों का भी क्या करना हमें, अध्ययन। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं, ग्रीक शब्द से बना है त्रिकोणमिति। ट्राई का मतलब ये होता है, गौन का मतलब ये होता है, मेट्रॉन का मतलब ये होता है। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये हो गई आपकी त्रिकोणमिति की डेफिनेशन। अब हम इसमें त्रिभुज तो कोई सा भी हो आपके पास, न्यून कोण हो, समकोण हो, अधिक कोण हो, सभी त्रिभुजों के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन आपका जो लेवल है, अभी हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। इसमें किसकी बात करेंगे, समकोण त्रिभुज की। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, आप सभी को पता होगा। समकोण त्रिभुज के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए आपको। समकोण त्रिभुज क्या होगा, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, तो वह होता है आपका समकोण त्रिभुज होता है। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज बनता कैसे, इस तरह से बनता है। ये बन जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। इसमें ये वाला कोण कितना लेना है हमें, 90 डिग्री।
और इस त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने ABC। अब मैंने अभी बोला था इसकी परिभाषा में कि भुजाओं और कोणों का अध्ययन करना हमें, तो समकोण त्रिभुज के अंदर अध्ययन करेंगे हम। तो क्या अध्ययन करना है, जैसे एक कोण 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज में एक कोण यदि 90 डिग्री है तो बताइए कि बचे हुए शेष कोण कितने होंगे। ये कोण 90 डिग्री है तो इसका मतलब कोण A और कोण C का योगफल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो त्रिभुज ABC में देखिए आप, समकोण त्रिभुज ABC में बिल्कुल सब चीज़ बताऊंगा बेसिक से समकोण त्रिभुज ABC में, जिससे आपको ऐसा एहसास होगा कि आप रियल में आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप YouTube के माध्यम से नहीं पढ़ रहे। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में यदि हम तीनों कोणों को जोड़ें तो तीनों कोणों का योग कितना होगा बताइए, 180 डिग्री होता है। और इसमें कोण B का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो A प्लस 90 डिग्री प्लस C बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 180 डिग्री आएगा, नहीं आएगा। तो 90 को आप इधर लेके जाएंगे तो इधर बचेगा आपके पास कितना, 90 को इधर लेके गए तो 180 डिग्री माइनस कितना, 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपके पास A प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के अंदर बचे हुए दो कोणों का योग होता है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। अब दो कोणों का योग 90 डिग्री है, इसका मतलब A का मान 90 से छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है, नहीं होगा। जैसे सपोज करो कि कोण A बराबर हमने 0 रख दिया, हमने कोण A बराबर 0 रख दिया, या फिर कोण C बराबर 0 रख दिया। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो, मैंने A का मान 90 डिग्री रख दिया, या B का मान C का नाम 0 डिग्री हो, 0 मान हो, 0 डिग्री हो, और C का योग मान भी कितना रख दिया, 90 डिग्री 0 डिग्री रख दिया, तो क्या होने वाला है, त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है। बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास में जिस तरह से आपको पढ़ाया जाता है बिल्कुल उससे भी बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा आपको इस चैनल के माध्यम से, और बिल्कुल ऐसे समझ में आएगा चीज़ें। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं आपको कोई कोचिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए अब समझिए, कोण A बराबर 0 रख दिया, कोण C बराबर 0 रख दिया, तो क्या ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें कोई कोण 0 डिग्री हो? तो ऐसा कोई भी त्रिभुज संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमने इस कोण को 0 बना देते तो ये वाली जो भुजा है वो इसके ऊपर आ जाएगी। यदि इस कोण को हम 0 बनाएंगे तो ये वाली भुजा जो है वो इसके ऊपर आ जाएगी और ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो त्रिभुज संभव नहीं है। इसका मतलब कोण A का मान क्या हो सकता है, 0 तो हो नहीं सकता है, 90 से छोटा हो सकता है कोई भी मान, लेकिन 0 नहीं होगा। तो कोण A का जो वैल्यू होगी वो होगी 90 से छोटी, या फिर कोण B की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 90 से छोटी, 90 से छोटी होगी। इसका मतलब क्या होगा कि कोण A और कोण B, कोण C कैसे कोण होंगे, न्यून कोण होंगे। कैसे कोण होंगे, न्यून कोण होंगे। अब न्यून कोण का मतलब ये है कि उन दोनों का योग कितना होना चाहिए, साथ साथ में कितना होना चाहिए, योगफल होना चाहिए 90 डिग्री। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि एक कोण तो 90 आ चुका है, न्यून कोण लेने हमें A और C को, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि इन दोनों का योग जो आएगा वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो लिख लीजिए ऐसे इसको, और इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए कोणों से रिलेटेड सब पता चल गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण C मैंने थीटा मान लिया और ये होगा आपका न्यून कोण। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ क्या, अल्फा, और ये भी होगा आपका न्यून कोण। ऐसे चित्र बना लिया मैंने, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और सीखनी है, समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय की चर्चा करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है,
समकोण त्रिभुज में 90 के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। तो यानी कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो अन्य दो भुजाएं अब क्या होंगी? ये अब ये भुजाएं क्या होंगी? ये आधार होगी और ये होगी लंब। अब तक तो आपने यही पढ़ा है, ये आधार होता है और ये क्या होता है? लंब होता है। चलो हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो एक भुजा का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हो गया यहां तक। आप यदि आधार स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो यहां से क्या आएगा? कर्ण का स्क्वायर। देखो आधार स्क्वायर निकालना तो लंब स्क्वायर इधर आके कर्ण स्क्वायर में से क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का, लंब का स्क्वायर। और ऐसे यदि लंब का स्क्वायर निकालना चाहेंगे आप तो क्या होगा बताइए? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर इधर ला के क्या हो जाएगा? माइनस का, तो आधार का स्क्वायर माइनस कर देंगे आप। तो ये हो गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलना है। आगे क्या करना है? देखिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम, प्रत्येक चीज़ को क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ मैं कि ये न्यून कोण कैसे आए आपके। इन दोनों कोणों का योग जो होगा थीटा प्लस अल्फा का मान वो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। इसका भी ध्यान रखना है आपको। थीटा का मान 0 डिग्री नहीं लेना है, अल्फा का मान 0 डिग्री नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यदि हमने 0 डिग्री ले लिया तो ऐसा त्रिभुज संभव नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, बताइए क्या होगा? थीटा न्यून कोण है। अब हम केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं? अब चित्र को एक और बार बना लीजिए आप। अब डायग्राम को एक और बार बना लीजिए और डायग्राम केवल ये रख दीजिए, बस ये डायग्राम रख दिया। तो ये है न्यून कोण के सामने वाली भुजा, ये न्यून कोण के सामने वाली भुजा है, तो ये कहलाएगी लंब। और 90 के सामने वाली भुजा कहलाएगी कर्ण और शेष भुजा कहलाएगी आधार। अब आपको ऐसे ही पहचानना है। कैसे पहचानना? देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कर्ण को। कोई भी समकोण त्रिभुज जो आएगा उसमें कर्ण को पहचानना 90 डिग्री के सामने। किसको पहचानना है? कर्ण को। ऐसे याद करो आप, कर्ण जो होगा वो 90 डिग्री के सामने होगा। इसके बाद पहचानो आप लंब को, वो होगा न्यून कोण थीटा के सामने। अब थीटा के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे कुछ भी हो सकता है। और शेष भुजा यानी आधार जो होगा, दो भुजा पहचान लेंगे आपने, ये पहचान लिया, ये पहचान लिया, तो बचा हुआ अपने आप ही क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यानी शेष भुजा हो जाएगी आपकी आधार। तो बनाइए इस डायग्राम को। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बनाइए। अब मैं आपको चीज़ों को पहचानना सिखाऊंगा। यहाँ पर 5 या 6 डायग्राम बनाता हूँ मैं। उसके बाद आपको पहचानना है कि लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा। बहुत ही ज़रूरी है, ये पहचानना आना चाहिए। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखते हैं अभी हम, लिखिए इसको जल्दी से। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब आगे मैंने आपको अभी एक चीज़ सिखाई थी कि कोई भी समकोण त्रिभुज होगा उसमें हमें लंब, आधार और कर्ण कैसे पहचानने हैं। तो 90 के सामने बताया था मैंने कर्ण। अब मैं कर्ण को के लिख रहा हूँ जिससे हमें लंबा नहीं लिखना पड़े। थीटा के सामने यानी न्यून कोण के सामने जो होगा वो लंब होगा और शेष भुजा जो होगी वो आधार होगी। और आधार को मैंने ए से दर्शा दिया, लंब को एल से और कर्ण को दर्शा दिया के से। अब समझिए आप, कैसा भी डायग्राम आ जाए, उल्टा सीधा कैसे भी घुमा हुआ आ जाए, बस आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना। तो देखिए समझिए, आप खुद भी सोचते हुए चलिए, मन ही मन में मैं आपसे पूछूंगा क्या आएगा तो आपको जवाब देना है। यदि आप सही कर रहे हो तो इसका मतलब आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो जैसे थीटा के सामने क्या बताया था मैंने, क्या होता है? लंब होता है। और 90 के सामने क्या होता है हमारा? कर्ण होता है। और शेष भुजा जो होगी वो क्या हो जाएगी? हमारी आधार हो जाएगी। ऐसे आपको पहचानना है, चाहे कैसा भी डायग्राम बन रहा हो, इस तरीके से आपको पहचानना है। 90 के सामने क्या होगा? कर्ण होगा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। और शेष भुजा क्या हो जाएगी? आपकी आधार हो जाएगी। अगले डायग्राम में आइए, 90 के सामने क्या होगा? कर्ण होगा। थीटा के सामने क्या होगा? लंब होगा। शेष भुजा क्या आ जाएगी? आपकी आधार आ जाएगी। यानी अलग अलग डायग्राम में आपके लंब और आधार बदल रहे हैं
और कर्ण जो होता है वो तो हमेशा कहाँ रहता है, 90 डिग्री के सामने रहता है। ये 90 डिग्री है, 90 के सामने ये क्या हो जाएगा, कर्ण। थीटा के सामने क्या होगा, ये लंब, और शेष भुजा क्या हो जाएगी, आधार। यानी पहचानना कैसे, उस बात पर ध्यान रखिए आप। 90 के सामने पहचानो और थीटा के सामने पहचानो। तो 90 के सामने लंब और 90 के सामने कर्ण और थीटा के सामने लंब। इधर आइए, 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, शेष भुजा क्या आ जाएगी, आधार। इसमें देखिए 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने आधा लंब और शेष भुजा क्या आ जाएगी, आधार। इसके बाद इसमें देखिए 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब और शेष भुजा क्या आ जाएगी आपकी, आधार आ जाएगी। और ऐसे ही इसमें देखिए आप 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब और शेष भुजा क्या आ जाएगी आपकी, आधार। तो इस तरह से यदि आप पहचानना सीख गए, मैंने आपको सब स्थितियां बता दी जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार में और सॉल्व कीजिए। अब आगे बढ़ते, देखिए एक पॉइंट और समझना हमें। मैं सभी त्रिभुज मिटा रहा हूँ, मैं सभी त्रिभुज मिटा रहा हूँ। देखिए अब यदि आपसे ऐसे पूछ ले कि ये आपका है एक त्रिभुज, ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण बी बना हुआ है 90 और ए और ये सी। तो कोण ए और कोण सी, कोण ए के लिए लिख दिया मैंने थीटा और इसके लिए लिख दिया मैंने अल्फा। तो अब हमें यहाँ पर दोनों कोणों की बात चल रही है, अल्फा के लिए भी और थीटा के लिए भी। तो कोण थीटा के लिए लंब आधार कर्ण क्या होंगे, कोण अल्फा के लिए लंब आधार कर्ण क्या होंगे। देखिए कोण थीटा के लिए लंब, पहले कर्ण लिख दो, सबसे पहले कर्ण, लंब और आधार। और ऐसी कोण अल्फा के लिए कर्ण, लंब और आधार। बताइए अब इस त्रिभुज में बताना। तो 90 के सामने कर्ण होता है, यानी कर्ण कौन सी भुजा आ जाएगी आपकी, ए सी भुजा आ जाएगी। ऐसे भी लिखना आना चाहिए आपसे। लंब क्या होगी, थीटा के सामने होगा लंब। थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा कोण के लिए ही आपको देखना है। समझ में आई बात। अल्फा से हमें कोई मतलब नहीं है, कोण थीटा देखना है। थीटा की बात करें, थीटा ये रहा, थीटा की जस्ट सामने भुजा जो क्या है BC, तो BC जो होगी वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो बची हुई भुजा क्या है, AB। अब दोबारा से देखिए, अल्फा के लिए बात करो तो कर्ण क्या होगा, AC होगा, क्योंकि 90 के सामने। लंब जो होगा अल्फा के सामने क्या है, AB। अल्फा के सामने क्या है, AB भुजा। अल्फा के सामने कौन सी भुजा है, AB। और AB को क्या कहेंगे आप, लंब कहेंगे। और आधार, आधार बताइए, तो आधार क्या हो जाएगा आपका BC। अब इन दोनों इसमें देखिए, अब इस वाली इक्वेशन में, इस वाले इसमें और इसमें, एक ही समकोण त्रिभुज में यदि दो न्यून कोण हैं तो उन दो न्यून कोणों के लिए लंब आधार कर्ण पहचाने। तो कर्ण तो हमेशा दोनों के लिए क्या रहेगा, समान। देखो कर्ण AC, कर्ण AC। अब कोण थीटा के लिए जो लंब है, कोण थीटा के लिए जो लंब है वो अल्फा के लिए क्या बन गया, देखो आधार बन गया। कोण थीटा के लिए लंब BC है तो इसके लिए अल्फा के लिए आधार क्या बन गया, BC बन गया। और इसके लिए जो आधार है वो इसके लिए क्या बन गया, लंब बन गया। समझ में आ रही है बात। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक कोण के लिए देखने, कर्ण दूसरे कोण के लिए वही रहेगा। दूसरे कोण के लिए यदि लंब निकालना तो जो पहले वाले कोण है उसके लिए जो आधार आया है उसका क्या हो जाएगा, आधार ही क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। तो इसको भी लिख लीजिए आप। समझ में आ रही नहीं आ रही चीज़ें, आ रही हैं, इसको लिखिए। एक छोटी सी बेसिक चीज़ और है वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। न्यून कोण के लिए लंब आधार कर्ण पहचानना सीख गए हम। पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको बता दी है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है, क्या कि जैसे B है, शीर्ष B, ये क्या है, शीर्ष B। तो B के सामने की जो भुजा है उसको हम स्मॉल b कह सकते हैं। A के सामने वाली भुजा की जो माप है उसको स्मॉल a कह सकते हैं।
और सी के सामने वाली भुजा की माप को क्या कह सकते हैं हम, स्मॉल सी कह सकते हैं। यानी आप ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी के बराबर, और बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए के बराबर, और ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी के बराबर। समझ में आई बात। शीर्ष बी के सामने स्मॉल बी, शीर्ष ए के सामने स्मॉल ए, शीर्ष सी के सामने की भुजा को आप स्मॉल सी के नाम से भी दर्शा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपकी इतनी ही है, कल दोबारा से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप बताइए वीडियो कैसी लगी, और आप शेयर कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को।